हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है वाटर रिसोर्स। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हमारे पास कितना पानी अवेलेबल है, हम पानी का किस तरह से यूज करते हैं, डैम्स का क्या यूज होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, डैम्स को किस वजह से बनाया जाता था और अब डैम को बनाने पर क्यों रोक लगाई जाती है, इन सब बारे में हम बात कर चुके हैं। ओके, जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था और इसका रीज़न भी मैंने बता दिया था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट में, बेड्स एंड पुअरर हैबिट्स फॉर द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ। डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर एक्वेटिक फोना टू माइग्रेट। देखो, कुछ मछलियाँ होती हैं जो नदी के बहाव के साथ एक जगह से दूसरी जगह बह बह कर जाती हैं, लेकिन अगर नदी का पानी एक जगह से आप रोक दोगे, वहाँ से कोई चीज़ निकलेगी नहीं। वहाँ से जो अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा दोगे तो वहाँ से मछलियाँ क्या है, पास नहीं कर पाएंगी, तो उनका माइग्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, especially for spawning, the reservoirs that are created on the flood plains also submerge the existing vegetation and soil leading to its decomposition over a period of time। मतलब आप एक ही, अब ये नदी है, आपने यहाँ पर डैम लगा दिया तो पानी तो स्टोर यहीं होगा ना, इसी लोकेशन पे होगा। तो जब पानी इस लोकेशन पे ज़्यादा लंबे समय तक होगा, स्टोर होगा, तो वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन और जो सोयल की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। तो देखो, वही लिख रहा है कि एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सोयल लीडिंग इट्स डिकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव आल्सो बीन द कॉज ऑफ मैनी न्यू एनवायरमेंटल मूवमेंट्स लाइक, देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया, तहरी डैम आंदोलन किया गया। ये सब ऐसे आंदोलन है जो ये कह रहे थे कि नहीं, इस पर डैम नहीं बनना चाहिए। तो क्यों नहीं बनना चाहिए, इसके ऊपर भी तो कुछ ना कुछ तो रीजंस होगा ही। ऐसे ही किसी के पास इतना खाली समय तो है नहीं कि आपसे झगड़ा करने के लिए फ्री में कहे कि नहीं भाई हम नहीं बनने देंगे। ठीक है ना। ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। तो देखिए, आप जब एक डैम बनाते हो तो इस जगह पर आसपास पे जितने भी घर थे ये सब आपको हटाने होते हैं। तो यहाँ रहने वाला हर इंसान आपको कहना पड़ेगा कि आप लोग यहाँ से छोड़ के चले जाइए कहीं और, हम डैम बना रहे हैं, और उनको कहीं और घर देना पड़ेगा। आप मान लो कि ये गांव 10 हेक्टेयर का था, आपने यहाँ 10 हेक्टेयर दे दिया। ठीक है, अब इन लोगों को यहाँ रहने की आदत थी, आपने किसी अनजान जगह पर बसा दिया इनको, तो सबसे पहली दिक्कत तो लोगों को होगी, एक जगह से दूसरी जगह आपको अपने घर से निकाल के कहीं किसी और के घर पे रख दिया जाए तो आपको थोड़ा दिक्कत तो होगा ही, बहुत दिक्कत ना भी तो थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, local people often had to give up their land, livelihood and their merge access and control over resources for the greater good of the nation। मतलब देश की भलाई के लिए गांव के लोग हों चाहे शहर के लोग हों, अपनी ज़मीन अपनी लाइवलीहुड दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे देश की खासियत रही है कि देशभक्ति हमारे देश में अभी भी बहुत है। सो इफ़ द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच प्रोजेक्ट्स देन हु इज़ बेनिफिटेड। मतलब अगर लोकल लोगों को और गांव के लोगों को उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर बेनिफिट हो किसको रहा है। ठीक है, द लैंड ओनर एंड लार्ज फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फ्यू अर्बन सेंटर्स। तो बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स हैं, ज़मीन के उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो किसान हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, इनको इसका ज़्यादातर फ़ायदा होता है। अच्छा, अब कैसे होता है, देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेफ नर्मदा मूवमेंट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एनजीओ है। एनजीओ मतलब जो सरकार एक ऐसा काम करती है जो समाज के हित में हो। ठीक है, दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल। इन्होंने क्या किया, आसपास के जितने भी गांव के लोग थे जो ट्राइबल थे, फार्मर्स
एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इन सबको इकट्ठा किया और क्या किया, सरदार सरोवर डैम बनने के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, धरना दिया। नर्मदा रिवर गुजरात में बनने वाली थी और इसके खिलाफ इन लोगों ने क्या किया, धरना दिया। यहाँ जो डैम बनने वाला था उसकी वजह से बहुत सारे पेड़ काटे जाते, ठीक है, बहुत बड़ा इलाका पानी में डूबता, लेक्स के रूप में बन जाता वो। रिसेंटली इट हैज़ रीफोकस्ड द एम टू इनेबल पुअर सिटीजन्स स्पेशली द आउटीज टू गेट फुल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब अभी ये फिर से दोबारा इस बारे में सोचा जा रहा है और ऐसा सोचा जा रहा है कि जितने भी गरीब लोग हैं और जितने भी गांव के लोग हैं उन सबको किसी और जगह पर अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट कर दिया जाए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनको घर वगैरह देकर स्थानांतरित कर दिया जाए। पीपल फेल्ट दैट देयर सफरिंग वुड नॉट बी इन वेन, accepted the trauma of displacement, believing in the promise of irrigated field and plentiful harvest। जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो आपसे आपका घर छीन लिया जाए और कहा जाए कि दूसरी जगह जाके रहो, ठीक है, तो उसके लिए आप भले ही कितना ही पैसा दे दो, पर अपने ज़मीन की, अपने बाप दादा के ज़मीन की, अपनी यादों को बेचने का सबका मन नहीं होता है। तो ऐसे में इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात थी। पहली बात तो ये चाहते नहीं थे कि हम अपनी ज़मीन छोड़ के जाएं। दूसरी बात कि हम चाहते हैं कि अगर आप डैम बनाते हो तो उससे ढेर सारी खेती हो, खेतों किसानों को फ़ायदा हो, इरिगेटेड फील्ड्स हो। सो ऑफन द सर्वाइवर्स ऑफ रिहंद टोल्ड अस दैट दे एक्सेप्टेड देयर सफरिंग्स एज सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ देयर नेशन। मतलब जो लोग नेशन अपनी घर और ज़मीन छोड़कर दूसरी जगह चले गए, उन्होंने ये कहा कि हमने अपने देश के लिए एक बलिदान दिया, ठीक है। बट नाउ तब ज़्यादा बुरा लगता है जब उन्हें ये पता चला कि हमने जो बलिदान दिया वो हमारे किसी काम ही नहीं आ रहा, वो तो सिर्फ कुछ अमीर लोगों को और अमीर बना रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, सरदार सरोवर डैम हैज़ बीन बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर। सरदार सरोवर डैम कहाँ बना हुआ है, नर्मदा रिवर इन गुजरात। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियाज कवरिंग 4 स्टेट्स। ये 4 स्टेट्स को कवर करता है। कौन कौन से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। द सरदार सरोवर project would meet the requirement of water in drought prone and deserted area of गुजरात। गुजरात के 9,490 गाँवों को ये पानी प्रोवाइड करता है। 173 टाउन्स भी हैं और राजस्थान में 124 विलेजेस को इसी की वजह से पानी मिलता है। तो डैम्स का कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होता है, ठीक है, लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं, वो भी आपने देखे। इरिगेशन हैज ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न्स ऑफ मेनी रीजन्स विद द फार्मर शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स। जब पानी अवेलेबल मिलने लगता है किसानों को, तब वो उस समय खेती की पैटर्न को चेंज कर लेते हैं और जो कम पानी पे उगने वाली क्रॉप्स हैं उसको छोड़कर ऐसी खेती करने लगते हैं जो कॉमर्शियली ज़्यादा बिके, जिसके लिए भले ही पानी ज़्यादा लगे, क्योंकि उस समय अब उनको लगता है कि अब पानी का प्रॉब्लम सोल्व हो गया डैम्स की वजह से। दिस हैज़ ग्रेट इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस लाइक सैलिनेशन ऑफ द सोयल। लेकिन सोयल की जो सैलिनेशन है वो उससे इफेक्ट पड़ता है। एट द सेम टाइम इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप that is increasing the social gap between the richer lands owner and the landless poor। तो जिनके पास ज़मीन नहीं होती है वो और गरीब होते जाते हैं और जिनके पास ज़मीन होती है वो और अमीर होते जाते हैं, ठीक है। एज वी कैन सी द डैम्स डिड क्रिएट कन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल वांटिंग डिफरेंट यूजेस एंड बेनिफिट फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्स। इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वेयर एजिटेटेड एंड ऑल्सो almost caused riots over the higher priority given to water supply in urban areas। तो जब डैम बना तो उसके बाद लोगों ने बहुत तरह के प्रोटेस्ट किए, साथ ही मतलब दंगे तक हो गए। क्यों? क्योंकि सरकार क्या कर रही थी, ज़्यादातर पानी अर्बन एरिया में, शहरी इलाकों में भेज रही थी। पार्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रॉट्स, सूखे के समय पर इंटर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट्स आर ऑल्सो बिकमिंग कॉमन विथ रिगार्ड टू शेयरिंग द कोस्ट। मतलब
कहा गया कि हम दोनों ने मिलकर बनाया है तो हमारे यहाँ सूखा है, तो आप अपने यहाँ पानी मत रखो, हमें भी शेयर करो। ऐसे बहुत सारे एक स्टेट्स और दूसरे स्टेट्स के बीच मतभेद हो जाते हैं। डू यू नो दैट कृष्णा गोदावरी डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में क्या हुआ, ऑब्जेक्शन हो गया। इट इज रिगार्डेड द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो इन्होंने क्या किया, कोयना नदी की ओर पानी ज़्यादा डाइवर्स कर दिया, भेज दिया, ताकि एक और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया जा सके। ठीक है, तो ऑफकोर्स आप एक तरफ का पानी कम करके दूसरी तरफ भेजोगे तो इससे कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, डाउनस्ट्रीम जो फ्लो था वो कम हो गया, घट गया, और इसके भी अलग अलग तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो आप ये नदियाँ देखो, कितनी सारी नदियाँ हैं। नदियों का ये मैप हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं ये सब क्या हैं, क्या है बताओ, डैम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, एक डैम यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, तो कितने सारे डैम्स बने हुए हैं। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। डैम्स के बनाने का विरोध मेनली और कुछ रीजंस की वजह से भी होता है। देखो, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस टू प्रोजेक्ट अरोज ड्यू टू, अरोज का मतलब प्रोजेक्ट के खिलाफ उठने वाली एग्जैक्टली, अरोज का मतलब होता है उठने वाली ऑब्जेक्शंस का कारण देखिए क्या होता है, विच दे वेयर बिल्ट, कैसे बनती हैं और जिस पर्पस के लिए बनती हैं, जब वो फेल हो जाता है तो इस वजह से इसके बनने पर ज़्यादातर आवाज़ उठाई जाती है। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि हमने एक बांध बनाया बाढ़ को रोकने के लिए और उसी की वजह से बाढ़ आ जाए। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि हम इसके खिलाफ खड़े होते हैं। Moreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling flood at the time of excessive rainfall. तो बड़े बड़े डैम्स भी फेल हो जाते हैं जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी को रोकने में। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर पानी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो तो रिजर्वोयर कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, लेकिन एक लिमिट से अगर ज़्यादा हो जाए तो वो भी पानी स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट है। You may have seen or read how the release of water from dams during heavy rain aggravated the flood situation in Maharashtra and Gujarat in 2006। तो 2006 में किस वजह से बाढ़ आई थी महाराष्ट्र और गुजरात में, ये आपने देखा होगा। ठीक है, the floods have not only devastated life and property but also caused extensively soil erosion। तो जब बाढ़ आता है तो सिर्फ जान और माल का ही मतलब इंसानों की जान और संपत्ति का ही नुकसान नहीं होता है, बल्कि साथ में वो बहुत सारी ज़मीन को भी ख़राब कर देता है। ठीक है, क्योंकि वो ज़मीनों को काटता हुआ, इरोज करता हुआ जाता है। सेडिमेंटेशन ऑल्सो मीन दैट द फ्लड प्लेन्स वेयर डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट्स, अ नेचुरल फर्टिलाइज़र। तो बाढ़ क्या करती, बाढ़ के बाद वहाँ एक नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम होता है, मतलब नदियाँ बहाती हुई लेकर आती हैं और हर जगह पर एक नेचुरल फर्टिलाइज़र बिछाती हुई जाती हैं, जिससे क्या होता है, फर्दर एडिंग ऑन द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इससे क्या हो जाता है, एक लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, लैंड जो है फर्टाइल कम हो जाती है कभी कभी। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कॉज्ड वाटर बोर्न डिजीजेस। अर्थक्वेक इसकी वजह से हो जाता है कभी कभी, और साथ ही साथ कई वाटर बोर्न डिजीजेस भी हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी को एक ही जगह रोकने पर कई तरह के कीड़े वगैरह लग जाते हैं और उसमें कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मतलब ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो, फ्लड के ऊपर एक मतलब न्यूज़पेपर की कटिंग है, तो जिसमें बताया गया है कि आपको बाढ़ के समय क्या करना चाहिए और अगर बाढ़ से पहले कैसे कैसे हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं और बाढ़ के
समय कौन कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो कोलकाता में जब बाढ़ आया था तब ये देखो आप कितना तबाही दिखाई दे ही रहा होगा आपको। और ये जो हमारी सेना है जो लोगों की मदद कर रही है ये भी आप देख रहे हैं। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है अब ये देख लेते हैं। ऐसे इलाके जहाँ पर पानी बहुत कम होता है, ठीक है, ऐसे इलाके जहाँ पानी बहुत कम होता है वहाँ क्या करते हैं, मैनी थॉट्स दैट गिवन द डिसएडवांटेज इन राइजिंग रेजिस्टेंट अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज अ वायबल अल्टरनेटिव। मतलब वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है। एक हमारे पास एक अनदर ऑप्शन है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के सिवाय। ठीक है, बोथ सोशली, इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली। मतलब ये कह रहे हैं कि ये सोशली भी अच्छा है वाटर हार्वेस्टिंग और एनवायरमेंटली भी अच्छा है। ठीक है, इन एंशियंट इंडिया along with the sophisticated hydraulic structures there existed an extraordinary tradition for water harvesting system। तो एंशियंट इंडिया में मतलब पुराने समय से ही, बहुत पहले से ही पानी को बचाने की, रेन वाटर को बचाने की एक चली आ रही है प्रथा। People had in-depth knowledge of rainfall regimes and soil types and developed wide-ranging techniques to harvest rainwater। मतलब हम उस समय के लोगों को एक बहुत अच्छी नॉलेज होती थी ज़मीन की, कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, कब बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज थी। ठीक है, तो देखो इन हिल्स, पहाड़ों पर, माउंटेनियस रीजन्स, पीपल बिल्ट डाइवर्जन चैनल्स लाइक द गल्स। मतलब एक तरह का नाला वगैरह बना दिया जाता है कूल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयस फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, और रूफ टॉप, छत के ऊपर देखो, मान लो कि ये हमारी छत है घर की, तो यहाँ पर एक ऐसा नाला बनाया जाता है और ये नाला बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद यहाँ से ऐसे जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर एक पाइप से यहाँ पर एक डैम बना हुआ है। डैम मतलब बड़ा सा एक गड्ढा खोदकर उसको पानी का स्टोर करने के लिए बनाया जाता है और इस पानी को हम ऐसे समय में यूज करते हैं जब पानी अवेलेबल ना हो। ठीक है, ऐसा राजस्थान में भी किया जाता है। ठीक है, ताकि जब बारिश ना हो, पानी कम हो, तब हम उस पानी का पीने के लिए इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, यहाँ देखो, इरीगेट देयर फील्ड्स इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। तो कभी कभी सिंचाई के लिए भी ऐसे पानी का यूज होता है। ठीक है, दैट अलाउड द वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्टन द सोयल लाइक द खादिन्स इन जैसलमेर। मैंने बताया था ना राजस्थान में होता है, तो जैसलमेर में, और जोहड्स इन द मैनी पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में से बहुत से इलाके होते हैं। ये देखो, ये मैप आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आई थिंक। ये इन्होंने क्या किया है कि ये जो रेन हो रही है ऊपर हमारे छत पर इन्होंने एक जगह बना रखी है और यहाँ जो भी बारिश गिरेगा वो इस पाइप के थ्रू आ जाएगा और यहाँ ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ स्टोर होने के बाद ये यहीं से कनेक्टेड है कि अगर ग्राउंड वाटर, देखो पृथ्वी के भीतर का ये जो ग्राउंड वाटर है, अगर ये वाला ग्राउंड वाटर ख़त्म भी हो गया तो यहाँ जो आपने पानी स्टोर किया है इसमें, इस पानी को हम यहाँ से ट्यूबवेल से कनेक्ट कर देंगे तो ये ट्यूबवेल काम करता रहेगा। समझ में आया? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यही है कि हम बारिश के पानी को क्या करते हैं, एक टैंक में कलेक्ट करते हैं और जब सूखा समय होता है, जब बारिश नहीं हो पाती है, तो इस मौसम में हम क्या करते हैं कि अपना पानी यूज करते हैं। देखो एक और है यहाँ, सेम इसी तरह से यहाँ का पानी भी क्या हो रहा है कि इस टैंक के थ्रू यहाँ पर जमा हो रहा है। ये एक तरह का कुआं है, ये कुआं है, कुएं में ही कनेक्ट कर दिया गया है रेन वाटर को, ताकि रेन वाटर जितना भी है वो क्या हो जाए, कुएं में चला जाए। ठीक है, तो एकदम इजी था, इसमें कुछ समझाने वाली, टेंशन वाली बात नहीं थी। देखो
इन सेमी एरिड का मतलब होता है ऐसे इलाके जहाँ रेनफॉल कम हो, एंड एरिड मतलब जहाँ रेनफॉल एकदम ही ना के बराबर हो, जैसे कि राजस्थान, पार्टिकुलरली जैसे कि बीकानेर है, फलोदी है एंड बाड़मेर है, ये सब बहुत सूखे इलाके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टांका बनाया जाता है। टांका मतलब घर के एक कोने में एक बड़ा सा टैंक होता है जिसमें पानी स्टोर किया जाता है। द टैंक्स कुड बी एज लार्ज एज बिग रूम, जितना आपका घर बड़ा होता है उतने बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते हैं। वन हाउस होल्ड इन फलोदी हैड अ टैंक दैट वाज 6.1 मीटर डीप। देखो फलोदी के एक परिवार के पास इतना बड़ा टांका है जिसमें 6.1 मीटर गड्ढा है, 4.27 मीटर लंबाई है और 2.44 मीटर चौड़ा है। तो एक घर के एक आपका जो कमरा है इतना बड़ा वो टांका बनाते हैं। वैसे हम फलोदी में 1 साल तक काम कर चुके हैं, फलोदी में नहीं, फलोदी के पास ही लोहावट नाम की एक जगह है, तो वहाँ पर हम एक स्कूल में काम कर चुके हैं। सो हमें ये बात अच्छी तरह हमें एक्सपीरियंस भी है। The tankas were part of the well-developed rooftops rainwater harvesting system and were built inside the main house of the courtyard. तो घर के नीचे ही बना होता है ये। They were connected to the sloping roofs of the house, और ये घर के छत से कनेक्टेड होती हैं पाइप के थ्रू, और जब भी बारिश होती है तो सारा पानी इसमें अपने आप कलेक्ट हो जाता है। The rainwater can be stored in the tankas till the next rainfall, making it extremely reliable source of drinking water. तो टांकाज को तब तक यूज नहीं किया जाता जब तक वाटर अवेलेबल हो। जब वाटर नहीं होता तब इसका इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है। ये देखो एक कूल का एग्जाम्पल है। कूल लीड्स टू अ सर्कुलर, एक गोल इस तरह का सर्कुलर है जो गांव में बनाया गया है टैंक के जैसा, और इसमें पानी स्टोर्ड है। ठीक है, particularly in summer, rainwater or parlor pani, as commonly referred to in their parts, is considered the purest form of natural water. Many houses constructed underground rooms adjoining the tankas to beat the summer heat, as it could keep the room cool. मतलब घर के भीतर टांका बनाने का रीज़न ये होता है कि ताकि रूम के तरह वो पानी का जो टांका है वो भी कम से कम गर्म हो। ठीक है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बड़ा ही कॉमन है। कहाँ? मेघालय, शिलोंग, मेघालय। इट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज चेरापूंजी, याद रखिएगा मेघालय में ही है। मेघालय में ही एक ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मतलब वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होता है? मेघालय के मौसिनराम में। वैसे ये चेरापूंजी इसको कहते हैं जगह को। ठीक है, सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग। शिलोंग से सिर्फ 55 किलोमीटर है। ठीक है, और ये देखो रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ होती है। फिर भी येट द स्टेट कैपिटल शिलोंग फेस अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, फिर भी शिलोंग की सरकार जो है वो पानी की कमी को फेस करती है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नियरली 15 to 25% ऑफ टोटल वाटर रिक्वायरमेंट, 15 से 25% तक जो आपकी पानी की ज़रूरत है उसको पूरा कर सकती है सिर्फ रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान के वेस्टर्न इलाके में प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन द डिक्लाइन, अब ये कम हो गया है। प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू द पेरेनियल इंदिरा गांधी कैनाल, तो अब इंदिरा गांधी कैनाल के आने के बाद अब लोगों ने रूफटॉप हार्वेस्टिंग छोड़ दी है क्योंकि अब उनको ज़रूरत पर पानी मिल जाता है। दो सम हाउसेस स्टिल मेंटेन द टाका, फिर भी कुछ घरों में आज भी टाका है, कुछ लोग बनवाते भी हैं। सिंस दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टेप वाटर, इसका रीज़न है कि वो लोग टेप वाटर का पानी पसंद नहीं करते, अच्छा नहीं लगता उनको। ठीक है, Fortunately, in many parts of the rural and urban India, rooftop rainwater harvesting is being successfully. तो आज भी भारत के कई इलाकों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो सक्सेसफुली हो रहा है। इन गेंदाथुर, अ रिमोट बैकवर्ड विलेज मैसूरू,
ये कर्नाटक का एक गांव है जहां पर ऐसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को शुरुआत की है। नियरली 200 हाउस होल्ड हैव 200 घरों ने टाँका मतलब घर में लगवाया। ठीक है, अब गेंदाथुर रिसीव एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 100 mm तक बारिश होती है वहाँ। ठीक है, और 80% ऑफ कलेक्शन एफिशिएंटली एंड अबाउट 110 फीलिंग्स एवरी हाउस कैन कलेक्ट एंड यूज अबाउट 50,000 लीटर ऑफ वाटर एनुअली। मतलब साल का वो 50,000 लीटर तक यूज कर सकते हैं। इतना सुंदर फैसिलिटी वो अपने घर पे बना लेते हैं। फ्रॉम 200 हाउसेस द नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टेड एनुअली अमाउंट ऑफ 1,00,000 लीटर तक पानी 200 घरों से मिलकर हार्वेस्ट हो जाता है। ये आप देखो कि सब घर मिलकर एक पाइप के कनेक्शंस के थ्रू, ठीक है, एक जगह जा रहे हैं। यहाँ देखिए, तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेस अक्रॉस द स्टेट। पूरे स्टेट में सिर्फ तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसने हर घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया है। मतलब आपको अगर तमिलनाडु में रहते हैं तो आपको कंपलसरी देखने को मिलेगा ही, और अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको बनाना भी पड़ेगा। ये देखो, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का मतलब होता है जब हम रेन वाटर एक पाइप के थ्रू आती है और खेत में जितने भी पौधे लगे होते हैं बस उनकी जड़ों पर ही थोड़ा थोड़ा सा पानी छिड़कती है। ठीक है, तो एक मेघालय में 200 ईयर ओल्ड सिस्टम है जिसमें क्या करते हैं, स्प्रिंग वाटर बाय यूज्ड बैम्बू पाइप्स। बांस को एज ए पाइप यूज करते हैं वो लोग। ठीक है, और ये 18 से 20 लीटर तक पानी जो है बांस में आता है और उस बांस से मतलब प्लांट्स के साइड्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, देखो ये बांस के थ्रू देख रहे हो, ये बांस में इस तरह से ये पानी ट्रेवल करता हुआ आपको दिखाई दे देगा। तो इसमें से पानी आता है और इस तरह से इरिगेशन की फैसिलिटी होती है। तो अब ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक अच्छे से मतलब नहीं समझ में आया है या छूट गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट्स को पक्का क्लियर करेंगे और एज सुन एज पॉसिबल नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। और तब तक के लिए आप सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट ट्राई करिए, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करिए। हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद सम इंटरेस्टिंग नॉलेज।